कि मैं भी आपसे मिलने को बहुत बेताब था। मैं आपके शो लगातार देख रहा था जी। मैं आपको बता दूं कि मैं कुशीनगर जनपद के गुरोलिया बाज़ार में अपने एक विद्यालय चलाता था, डायस एकेडमी करके। बेसिकली मूल रूप से मैं बिहार के सिवान जिले का रहने वाला हूँ। दर्द तब बेशुमार क्या कहने हैं, वाह 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 होता वाह। है। पिछले दिनों आपको आज तक के मंच पे देखा गया था, कैसा अनुभव रहा आपके आज तक के मंच का? कि राम अवध में आए हैं, अब राम राज्य भी आएगा। क्या कहने, वाह। तो प्रदीप भाई ने एक बार कहा था कि हम ही केवल ये साहस कर रहे हैं कि अपने ख्वाब वापस कर रहे हैं, उन्हें सोना बनाया जा रहा है, इधर हम खुद को पारस कर रहे हैं। प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, इसके कण कण में बसते हैं। दोस्तों बहुत स्वागत है आपका बातचीत के इस नए शो में। आपको फ्रेम में एक शख्सियत नज़र आ रही होगी। हम लोग फ़िलहाल गोरखपुर के वी पार्क में हैं और वी पार्क में हमारी मुलाकात प्रेमनाथ मिश्रा जी से हो रही है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि इनकी पहचान एक शिक्षक के तौर पे है। मिजाज से आप शायर हैं, कवि हैं, बड़ी अच्छी कविताएं कहते हैं। आज मौका लगा, बड़ी मेहनत के बाद आपका वक्त मिल पाया है, हम इनसे मुलाकात करने गोरखपुर पहुंच चुके हैं। सर बहुत स्वागत है हम आपका हमारे इस बातचीत के शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया। प्रेम भाई, सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो हम लोग बातचीत का शो निरंतर लगातार लोगों से मिलवाते हैं और उसमें कुछ कविता के लोगों से, कुछ फिल्म के लोगों से, कुछ राजनीति के लोगों से, तो इसी तहत आपसे भी मुलाकात हुई है। सबसे पहले हमारी परंपरा है कि हम परिचय से शुरुआत करते हैं, तो आप अपना साहित्यिक परिचय दीजिए सबसे पहले, यहाँ से शुरू करेंगे बातचीत का सिलसिला। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं जी कि मैं भी आपसे मिलने को बहुत बेताब था। मैं आपके शो लगातार देख रहा था जी, और बड़ी इच्छा हो रही थी कि आपसे मुलाकात हो, बातचीत हो। तो परम सौभाग्य है कि आज बातचीत मेरी हो रही है आपसे। मैं आपको बता दूं कि मैं कुशीनगर जनपद के गुरोलिया बाज़ार में अपने एक विद्यालय चलाता था, डायस एकेडमी करके जी, और वहीं से शिक्षण का भी यात्रा प्रारंभ हुआ। मैं बेसिकली मूल रूप से मैं बिहार के सिवान जिले का रहने वाला हूँ। और साहित्य की जहाँ तक बात है तो साहित्य सृजन कॉलेज के दिनों में थोड़ा बहुत शुरू हुआ था जी, लेकिन जो मूल रूप से साहित्यिक सृजन का काम है एक शिक्षक के रूप में गोरखपुर में नियुक्ति पाने के बाद से शुरू हो पाया। तो कौन सा सन रहा होगा जब आपने ये काम शुरू किया? ये सहजता से याद है मुझे, क्योंकि उसी साल मेरी नियुक्ति हुई थी। बड़ी लंबी लड़ाई के बाद, कानूनी लड़ाई के बाद हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद नियुक्ति प्राप्त किया था। ये बात सन 2015 की है। अच्छा, तो हम लोग बात और भी विषयों पे करेंगे, साहित्य के और विधाओं पे बात करेंगे, लेकिन जब हमारे साथ हमारे शो में कोई कवि होता है, कोई शायर होता है, तो लोगों की इच्छा रहती है ख़ास तौर से कि वो कुछ सुनते हुए चलें। ख़ास तौर से कवि जब होता है तो कवि अपनी शायरी की वजह से, कविता की वजह से जाना जाता है। तो हम चाहते हैं कि शुरुआत इसकी किसी आपकी कविता से की जाए और कुछ सुनाए हमारे दर्शकों को सबसे पहले। अब जहाँ तक कविता की बात है जी, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या सुनाया जाए। आपका जो मामला है सर, जहाँ तक हमने आपको मंचों पे देखा है या साहित्यिक जगत में देखा है, चाहे वो गज़ल की बात हो या गीत की बात हो या दोहा, लगभग सभी विधाओं में आपकी एक खासी पकड़ है। और बहुत सारे लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि उस्तादों के बीच में आपकी गिनती होती है। तो अब आप मुझे लगता है कि गज़ल से ही शुरुआत करें, क्योंकि मैं भी गज़ल का आदमी हूँ। तो गज़ल कोई आप सुनाएं अपनी, और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। एक गज़ल मैं सुनाना चाह रहा था जी। कि शुरुआती दौर की रचना है ये। बिल्कुल स्वागत है। जब उस समय श्रृंगार की रचनाएं ज़्यादा होती, जानते हैं कॉलेज के दिनों में बिल्कुल श्रृंगार की रचनाएं ज़्यादा होती हैं। बाद में हमने इसको सुधार किया जी, तो इसको उस समय इधर बहर उल्टी पुल्टी थी, बाद में हमने इसका बहर ठीक करके कोशिश किया कि भाई ये बेहतर ढंग से हो। तो एक सुनाता हूँ। स्वागत है सर। कि जब यकीन तार तार होता है, जब यकीन तार तार होता है, जब यकीन तार तार होता है, दर्द तब बेशुमार क्या कहने हैं, वाह 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 होता वाह। है, वाह। दर्द तब बेशुमार होता है, जान तुझ पे निसार की मैंने, जान तुझ पे निसार की मैंने, जान तुझ पे निसार
की मैंने, क्यों नहीं हाय, एतबार क्या कहने प्रेम भाई, वाह वाह वाह, होता है, क्या उम्दा है, वाह। क्यों नहीं एतबार होता है, बज़्म यारों की हो या तन्हाई, बज़्म यारों की हो या तन्हाई, बज़्म यारों की हो या तन्हाई, बस तेरा इंतजार, वाह वाह वाह, बस तेरा इंतजार होता है, क्या कहने, बस तेरा इंतजार होता है, तेरे आने की जब खबर मिलती, तेरे आने की जब खबर मिलती, तेरे आने की जब खबर मिलती, दिल बहुत बेकरार होता है, दिल बहुत बेकरार होता है। ये प्रारंभ के दिनों की रचना थी जी। आगे बहुत बहुत उम्दा आपने, मुझे ऐसा लगता है कि प्रारंभ के दिनों से ही आपकी कविता में वो ज्योति है, वो चमक है, यही आपको यहाँ तक ले आई है। पिछले दिनों आपको आज तक के मंच पे देखा गया था, कैसा अनुभव रहा आपके आज तक के मंच का? जी, ये मुझे तो बहुत रोमांचकारी सा वो लगा, यकीन नहीं होता कि मैं कैसे वहाँ तक पहुँच गया। बड़ा अचीवमेंट है, मतलब गोरखपुर इस इलाके से या कुशीनगर आपने बताया, तो आप पहले ऐसे कवि हैं मुझे लगता है कुशीनगर से जो कविताओं के लिए आज तक के मंच पे बुलाए गए थे। एक्चुअली उस समय रामोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था और उन दिनों मैंने भगवान राम को लेकर एक रचना लिखी थी जो मैं कई मंचों से पढ़ रहा था, शायद उसी का प्रभाव रहा होगा। अच्छा। और उन्हीं राम की कृपा रही होगी कि मुझे उस मंच तक, रामोत्सव के कार्यक्रम में मुझे वहाँ तक बुला लिया गया। तो वो क्या था जो रचना आपकी थी? कि वो गीत था क्या पूरा? जी, एक लंबा गीत था, मैं उसके 2-4 बंद जी एक दो बंद सुनाएं आप। कि राम अवध में आए हैं अब, राम राज्य भी आएगा। क्या कहने, वाह। राम अवध में आए हैं अब, राम राज्य भी आएगा, समरसता का ध्वज धरती से अंबर तक लहराएगा। वाह। राम अवध में आए हैं तो राम राज्य भी आएगा, सबके अच्छे दिन आएंगे, सबके अच्छे दिन आएंगे, हर्षु होगी खुशहाली। वाह। सबके अच्छे दिन आएंगे, मिट जाएगी बदहाली। सब अब देखिए मैं भूलने लगा हूँ इस गीत को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर याद आए तो सुनाइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। तो ये आज तक के मंच का मामला था, लेकिन आपने अभी शुरुआती अपने बातचीत में कहा कि शुरुआती दिनों में जब आदमी कविता की तरफ अग्रसर होता है या कविता लिखने की शुरुआत करता है तो प्रेम की वजह से होता है। तो क्या ऐसा कहना उचित है या आपके विचार में ऐसा है कि जो भी लोग कविता की तरफ आते हैं वो कहीं ना कहीं शुरुआती दिनों में उनको प्रेम होता है, फिर प्रेम उनसे बिछड़ता है और इसकी पीड़ा की वजह से वो कविता की तरफ आते हैं? क्या ख्याल है आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मेरे साथ तो नहीं है। क्योंकि जो लेखन है मजाक में शुरू हुआ था। अच्छा, आपका लेखन? बिल्कुल मजाक में। मैं कॉलेज में जब होता था अपने दोस्तों की भी, तो मुझे तुकबंदी करने की ऐसे आदत थी जी। तो जो तमाम मेरे मित्र, जो दूसरे मित्र जो प्रेम में थे जी, मैं उनके लिए शेर लिखा करता था कि उनको अपनी बात जब कहनी होती तो हमसे कहते थे कि प्रेम भाई चिट्ठी लिख दीजिए या फिर 2 शेर बता दीजिए। तो उनके लिए ये रचनाएं शुरू हुई और धीरे धीरे अब रचनाएं होने लगी। जीवन में प्रेम तो होता है, सबको होता है। कोई ऐसा मुझे अगर कोई ऐसा कहे कि मुझे प्रेम नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि वो झूठ बोलता होगा, या कोई ऐसा हो भी सकता है जिसे नहीं हुआ हो। लेकिन सबके जीवन में थोड़ा बहुत प्रेम रहता है, लेकिन मुझे उस लेवल का कोई वो नहीं रहा जिसके चलते कविताएं, मतलब उस लेवल का कोई प्रेम नहीं रहा कि जिसके लिए आप खुद कवि रचना अपनी करके कुछ पंक्तियां लिख के उसको दें, ऐसा कोई प्रेम नहीं रहा? बिल्कुल। जो सामाजिक तौर से सर्वमान्य बात है कवियों के बारे में, जैसे शुरुआती दिनों में या लास्ट तक अगर कुमार विश्वास साहब की भी बात करें तो शुरुआती दिनों में वो फेमस हुए थे, कोई दीवाना कहता है, ऐसे बहुत सारे शायर कवि प्रेम की बात ही करते हैं। तो सार्वजनिक तौर पे आपका क्या मानना है कि शुरुआती दिनों में जो लोग कविताएं लिखते हैं उनको प्रेम हुआ रहता है, उसकी वजह से लिखते हैं, या कहाँ से प्रेरणा मिलती है?
नहीं, देखिए प्रेरणा तो समाज से मिलती है। कभी बड़ा संवेदनशील प्राणी होता है, उसका देखने का नज़रिया अलग होता है। हर चीज़ को आम आदमी के देखने का नज़रिया और कवि के देखने का नज़रिया अलग होता है। तो उन्हीं चीज़ों को आप देखते हैं या और कोई देखता है वो दूसरे ढंग से देखता है, और एक कवि देखता है तो उसके अंदर कुछ उसका देखने का नज़रिया अलग होता है। हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि जब मोम पिघल रही हो और उसको देख के आपको प्रेमिका के आंसू याद आ जाए तो वो संवेदना का स्तर होना चाहिए। ये कौन मित्र हैं आपके? नहीं, हम नगर के ही अपने बड़े प्रसिद्ध शायर हैं प्रदीप मिश्रा जी। वो अक्सर कवि सम्मेलनों में कहा करते हैं, इस जुमले को बोला करते हैं। तो मुझे लगता है कि संवेदना का स्तर शायर का वही होता है। नहीं, प्रदीप भाई की अगर बात करें तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि उनके 4-4 पंक्तियां कुछ ऐसी हैं जो बहुत जगह मंचों से भी बोली जाती हैं। तो प्रदीप भाई ने एक बार कहा था कि हम ही केवल ये साहस कर रहे हैं कि अपने ख्वाब वापस कर रहे हैं, उन्हें सोना बनाया जा रहा है, इधर हम खुद को पारस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ गोरखपुर सरजमीन हमेशा से बहुत उपजाऊ रही है शायरी के मामले में। फिराक साहब से लेके तमाम ऐसे शोरा हैं जो गोरखपुर में पैदा हुए और दुनिया भर में नाम कमाया। इसी कड़ी में आप भी हैं। मैं आपसे एक गीत का निवेदन करना चाहूँगा, यही है मेरा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान पे आपने जो गीत लिखा था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपकी पहचान एक अलग तरीके से उभर के समाज के सामने आई। अगर इस गीत के आप कुछ बंद हमारे दर्शकों को सुना दें। बिल्कुल सर। वो गीत बेसिकली मैंने एक विभागीय प्रशिक्षण के दौरान लिखा। मैं प्रयागराज में था सीमेट में प्रशिक्षण के दौरान, तो उसमें नया वो आया हुआ था लर्निंग आउटकम के बारे में। तो कहा गया कि ऐसा कोई गीत लिखा जाए इससे कुछ लर्निंग आउटकम प्राप्त होता हो। तो मैंने भारत को रेखांकित करते हुए, भारत को आउटकम के रूप में लेते हुए, लर्निंग आउटकम के रूप में लेते हुए एक गीत लिखा जिसमें मैंने भारत को बताने की कोशिश की। स्वागत है कि गीत के बोल कुछ ऐसा थे कि प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, इसके कण कण में बसते हैं, इसके कण कण में बसते हैं राम कृष्ण रहमान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। उत्तर में नगराज हिमालय रक्षा करे हमारी, दक्षिण में नित पांव पखारे हिंद समंदर भारी, पूरब में बंगाल की खाड़ी डेल्टा सुंदर वन का, पश्चिम में आकर्षित करता शोभा कच्छ किरण का, रम्य प्रकृति के गोद बसा है, रम्य प्रकृति के गोद बसा है मेरा मुल्क महान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। कहीं पठार कहीं जंगल है, कहीं बर्फ की चादर, कहीं रेत कहीं जलप्रपात है, कहीं झील कहीं सागर, है धरती का स्वर्ग यहीं पर है केसर की क्यारी, नागफनी के बाग कहीं पर, कहीं फूल फुलवारी, रंग बिरंगी है यह धरती, रंग बिरंगी है यह धरती, विविध रंग परिधान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। ये बड़ा लंबा गीत है। जी। मैंने तो क्या कहने, बहुत उम्दा है सर। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि किस तरह के कवियों को आप पढ़ते हैं, किस तरह के कवि आपको पसंद है, ज़्यादा किसको पढ़ना पसंद करते हैं? बेसिकली मैं सामाजिक रचनाएं जिससे कुछ संदेश प्राप्त होता हो, सामाजिक संदेश प्राप्त होता हो, उस तरह की रचनाएं मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। जैसे मैंने महादेवी वर्मा को खूब पढ़ा जी, मैं रामधारी सिंह दिनकर को खूब पढ़ता रहा, हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं को भी मैं पढ़ता रहा हूँ, और ये शिवमंगल सिंह सुमन, गोपाल दास नीरज, इन लोगों की रचनाएं मैं बहुत पढ़ता रहा हूँ। वशिष्ठ अनूप सर, अभी जितने नए रचनाकारों में वशिष्ठ अनूप सर की रचनाएं, गीत उनके मुझे बेहद पसंद है। और साहेब में धूप, दुष्यंत कुमार की वो गज़ल की पुस्तक है, वो मैंने पढ़ा। और हमारे प्रिय परवाना जी हैं, चंदेश्वर परवाना जी, उनकी किताबें, उनकी रचनाएं पढ़ना मुझे बेहद प्रिय है। तो कोई ऐसा शायर जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद हो, अगर किसी एक की बात करें तो किसको निकाल के लाएंगे आप? अब देखिए, किसी एक को कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक गीतकार के रूप में मुझे महादेवी के गीत बड़े बेहद पसंद है। महादेवी वर्मा के कमाल है सर। फिल्में देखते हैं आप? पहले देखा करता था, अब
समय नहीं मिलता उतना फिल्में तो फिल्म भी तो ऐसा माना जाता है कि एक साहित्य है और उससे भी हाँ बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें कवि को मिल जाती हैं देखने को। तो अब नहीं, बिल्कुल नहीं देखते हैं अब उतना सब। जैसे अब क्या है, पहले 3-3 घंटे बैठ के आदमी फिल्में देख लेता था, लेकिन अब तो थोड़ी देर देखने के बाद ही नींद आने लगती है। तो ये इस नाते भी रुचि ज़्यादा शायरी कविताओं की तरफ है। हाँ, एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे प्रेमनाथ मिश्रा जी, कि जो साहित्य है और एक मंच है, ये आज के दौर में देखा जा रहा है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई हैं। जो लोग एकदम पूर्ण रूपेण साहित्यिक हैं, उनको मंच पे जगह नहीं मिल रही है, और मंच पे जिस तरह के लोग हैं उनके पास शायरी नहीं है, फिर भी उनका चल रहा है। तो ये साहित्यिक लोगों को मंच नहीं मिल पाना, इसका क्या कारण है? इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, मुख्य धारा की जो कविताएं हैं निसंदेह बड़ी संदेशपरक रचनाएं हैं, किंतु आजकल की रचनाकारों को जो मैं देखता हूँ, अपनी भाषा का स्तर बड़ा ऊंचा रखते हैं, और इसके कारण आम आदमी तक वो रचनाएं पहुँच नहीं पाती, आम आदमी की समझ से परे होती हैं। मंच का जो मामला है, मंच पे रचनाएं ऐसी प्रस्तुत होनी चाहिए जो सीधे सीधे पब्लिक को समझ में आए, आप कहें और पब्लिक को समझ में आए। बिल्कुल। अगर आप मंच पे भी जाते हैं और कठिन भाषा रखेंगे, साहित्य का स्तर ऊंचा रखेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत बातें आसानी से नहीं समझ में आती हैं। बहुत सारे लोग हैं कि जो उच्च साहित्य के साथ भी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं और लोकप्रियता उनको हासिल है, लेकिन ये बहुत आसान काम नहीं है। मंचों पे आपको अपनी भाषा सहज और सरल रखनी है, जिसके चलते भाव संप्रेषण आसानी से आम जनता तक हो सके। बिल्कुल। आखिर में चलते चलते एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा कि नए लिखने पढ़ने वाले लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? नए लिखने पढ़ने वालों से ये मैं कहना चाहूँगा कि मंच की मोह माया को त्याग के पहले अपनी रचना के स्तर को बेहतर करने पे ध्यान लगाना चाहिए। मैं ये देख पा रहा हूँ, तमाम हमारे बीच के ही बच्चे हैं जिनको मंच पाने की ललक ज़्यादा है, लेकिन अपनी रचना का स्तर ऊंचा करने पर वो फोकस नहीं करते। तो मैं उनसे ये उन्हें सलाह देना चाहूँगा और निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप अपनी रचना का स्तर बेहतर करने में अपने को लगाइए, अपना समय उधर लगाइए। मंच के प्रति अभी उतना मंच के आकर्षण से भी बचें, क्योंकि मंच आकर्षित तो करेगा आपको, लेकिन आपकी रचना को प्रभावित करेगा। आखिर में चलते चलते कोई ऐसी रचना आपकी जो आपके दिल के बेहद करीब हो, आपको बहुत पसंद हो, चाहे वो गज़ल हो, चाहे कोई गीत हो, 2-4 मिसरे, 1-2 बंद अगर आप सुना दें तो। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बिल्कुल। और लोकतंत्र का महापर्व जिसे कहते हैं आम चुनाव गतिमान है। मैंने एक गीत लिखा मतदाता जागरूकता के संदर्भ में, मैं वो गीत आपको बिल्कुल स्वागत है, गीत का 1-2 बंद सुनाना चाहता हूँ। इस संविधान की गरिमा का सम्मान जरूरी है, वाह, सम्मान जरूरी है, मजबूत बने यह लोकतंत्र, मतदान जरूरी है। क्या कहने भाई, वाह। मजबूत बने यह लोकतंत्र, मतदान जरूरी है, कि जाति पाति के बंधन तोड़े, नव भारत निर्माण करें, वाह। कि जाति धर्म के बंधन तोड़े, नव भारत निर्माण करें, अमन चैन के फूल खिलाकर मनमोहक उद्यान करें, भेदभाव और भ्रांति मिटे, भेदभाव और भ्रांति मिटे, अभियान जरूरी है, वाह वाह वाह, अभियान जरूरी है, मजबूत बने यह लोकतंत्र, मतदान जरूरी है, मजबूत बने यह लोकतंत्र, मतदान जरूरी है, कि लालच के चक्कर में पड़कर वोट बेचना कभी नहीं, संसद है पावन मंदिर सा, असुर भेजना कभी नहीं, लोभ कामना स्वार्थ का, लोभ कामना स्वार्थ का, बलिदान जरूरी वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह। बलिदान जरूरी है, बलिदान जरूरी,
मजबूत बने यह लोकतंत्र, मतदान जरूरी है। आखिरी में निवेदन करना चाहूँगा जी। कि अपना कीमती वक्त, अपना कीमती वोट, अपना कीमती मत किसे दिया जाए जी। कि मत दो ऐसे मत वाले को जो पूरा मत वाला हो, है वाह। भारत बसता हो रग रग में, संस्कृति का रखवाला हो, राष्ट्र धर्म का हर संभव, राष्ट्र धर्म का हर संभव उत्थान जरूरी है। बहुत उम्दा है। उत्थान जरूरी है। मजबूत बने यह लोकतंत्र, मतदान जरूरी है। मजबूत बने यह लोकतंत्र, मतदान जरूरी है। मतदान जरूरी है। आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों से यह अपील भी करना चाहूँगा कि आप अपने मतदान दिवस पर मतदान करने अवश्य जाएं और अपनी मनपसंद सरकार को चुनें। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम भाई। हम लोगों ने बहुत सारी रचनाएं सुनी आपकी, हमारे दर्शकों ने सुनी, हमने सुनी। आज का दिन आपने खूबसूरत बना दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया और आप हमारे साथ बातचीत करने को तैयार हुए। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब दोस्तों का भी बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आप लोग लगातार हमारे चैनल को देखते हैं, इसे पसंद करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड जो प्रेमनाथ मिश्रा सर के साथ शूट किया गया है आपको बेहद पसंद आएगा। और ख़ास तौर से ये मतदान गीत जो इन्होंने लिखा है वो अभी के लिए बहुत प्रासंगिक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको गीत कैसे लगे, आपको कविताएं कैसी लगी। हमें आपके मैसेजेस का, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ऐसे ही देखते रहिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।